दोनों जजेस के नीचे एक GIT बनाई जाए। GIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डाले हैं इनको रिहा किया जाए। ये दो डिमांड्स नहीं होती तो फिर हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है। कोई बंदा दौड़ लगाता है ना उसको बहाना नहीं मिलता, तो पता क्या कहता है, वो कहता है नाफरमानी शुरू कर दो। वो भी तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेर चुके, पहले तुम वहां से भाग चुके, उसके बाद किस चीज की नाफरमानी है? तुम बचपन से नाफरमान थे। ये लोग बज़िद हैं कि दीनी मदारस को दबाव में रखना है, फिर उनको हम बताएंगे कि आपका दबाव चलता है या हमारा दबाव चलता है। और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसराइल मुर्दाबाद के अज़ीम शान इज्तिमा में अगर ये सीधे नहीं होते तो फिर इनका मुर्दाबाद भी करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सियासत का खेल बहुत पेचीदा होता है। यहाँ बहुत कुछ जो है वो प्लस माइनस करने के बाद बहुत कैलकुलेटेड फैसले जो हैं वो करने होते हैं, नहीं तो जज्बाती और जल्दबाजी वाले फैसले अक्सर सियासी साख के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। बानी PTI ने फाइनल कॉल की नाकामी के बाद जेल से बैठकर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का फैसला तो PTI क़यादत को सुना दिया है, लेकिन सिविल नाफरमानी की कॉल का फैसला PTI क़यादत के लिए अब सरदर्द बन चुका है। गुज़िश्ता रोज़ खबरें सामने आई हैं कि PTI क़यादत इस मामले पर खासी परेशान है और सिविल नाफरमानी की कॉल को नाकाबिले अमल करार दे रही है। और अब सोर्सेज से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि PTI कोर कमेटी ने इस मामले पर बैरिस्टर गौहर की सरबराही में सब कमेटी जो है वो बना दी है, जो 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करके सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का या ना चलाने का जो है वो फैसला करेगी। अब PTI के अंदर कि अगर ये सूरत हाल है और ग्राउंड रियलिटीज़ अगर देखी जाएँ तो यही लगता है कि बानी PTI ने एक बार फिर माजी की तरह मिसकैलकुलेशन की है और क़यादत को फैसला सादिर कर दिया है। माजी में भी बानी PTI समेत PTI क़यादत हालात और मामलात को ऐसे ही देखती रही है और मफरूज़ों पर उम्मीदें बनाती रही है। जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले PTI की उम्मीदें थीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जब बन जाएंगे तो तब सुप्रीम कोर्ट से कुछ मुकदमात में PTI को रिलीफ मिल जाएगी, लेकिन फिर हालात बदल गए। अब अगर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात हैं उनकी समाअत जो होने जा रही है, जिनमें 8 फरवरी के इलेक्शंस में धांधली के खिलाफ दरख्वास्त मौजूद है, सानिया 9 में की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त है, फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील्स और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं वो शामिल हैं। तो मुकदमात अगर ये देखा जाए तो ये वही मुकदमात हैं जिन पर 26वीं तरमीम से पहले PTI बहुत कॉन्फिडेंट थी कि उन्हें रिलीफ मिलेगा, लेकिन अब ये मुकदमात आईनी बेंच के सामने हैं। PTI को रिलीफ मिलेगा या नहीं ये तो मुकदमात की समाअत के बाद ही वाज़े होना शुरू होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या अब PTI की जो उम्मीदें हैं वो सुप्रीम कोर्ट से क्या अब भी वाबस्ता हैं, और अगर इन केसेस में PTI को रिलीफ नहीं मिलता तो फिर PTI अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या फ़ैसले ले सकती है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए हुकूमत की बात करें तो इस वक्त हुकूमत के लिए JUIFA का जो अल्टीमेटम है वो एक दर्द सर बन चुका है। आज के प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे कि किस तरह अगर JUIFA जब वो किसी मार्च की तरफ, किसी एहतजाज की तरफ निकलती है तो हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। साथ ही साथ PTI की जो है वो मुस्तकबिल का लाए अमल क्या होगा, किस सिमत में चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सलमान गनी साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ अथर काजवी साहब मौजूद होंगे। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले सलमान गनी साहब की तरफ चलती हूँ। सलमान गनी साहब, आप कोई बहुत एक अहम मीटिंग्स जो हैं, एक नहीं सिलसिलावार मीटिंग्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब की आज हुई हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, जिसमें और राना सनाउल्लाह भी हैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं। उस बारे में आपके पास आई बिलीव कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो काइंडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर आप एक्टिविटीज़ पे नज़र दौड़ाएं तो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुआशी इस सूरत हाल के हवाले से होती हैं
कि वो अक्सर उन मीटिंग्स की सदारत करते नज़र आते हैं कि वो पाकिस्तान को जो दरपेश मुआशी चैलेंजेस है उन्हें किस तरह हल किया जाए, लेकिन जब उन्हें सियासी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने बड़े भाई नवाज़ शरीफ से ज़रूर मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज उनकी लाहौर के अंदर अपने बड़े भाई साबिक़ प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब से भी मीटिंग भी हुई है। इसके अलावा उन्होंने मॉडल टाउन में पंजाब मुस्लिम लीग नून के सदर राना सनाउल्लाह जो उनके सियासी बशीर भी है, उसके बाद जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं मलिक अहमद और अरकान असम्बली से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से मैं इन मीटिंग्स को अहम समझता हूँ, चूँकि ये मीटिंग्स वो हैं जो तमाम पॉलिटिकल लोगों के साथ उनकी हुई है और पार्टी के मामला भी देखने होते हैं और इस्लामाबाद की सूरत हाल भी उस पर भी वो तबादला ख्याल करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो वो अपनी पार्टी लीडर जो है नवाज शरीफ से मुशावरत ज़रूर करते हैं और मैं समझता हूँ कि आज की सूरत हाल के अंदर उनके एजेंडे में जो चीज़ शामिल हो सकती है वो मदारस का कानून है। चूँकि मौलाना फजलुर रहमान बज़ाहिर तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमत और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मौलाना फजलुर रहमान की रिजर्वेशन भी दूर करना चाहती है और उन्हें साथ भी लेकर चलना चाहती है। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो मदारस कानून के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत ने वो दूर करने का फ़ैसला कर लिया है और कौमी असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है। मेरा ख्याल है ये जो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जा रहा है इसमें जो मौलाना फजलुर रहमान का कानून है वो ज़रूर एक्ट बन जाएगा। अच्छा, लेकिन सलमान गनी साहब, जो जिस किस्म की जो रिजर्वेशंस जो प्रेसिडेंसी से जिन पे साइन नहीं किया गया था जिन वजूहात की वजह से, आपको कैसे लगता है कि ये किस तरह जो है ये इनको किस तरह काउंटर किया जा सकता है या मौलाना को किस तरह जो है वो एक इस तरह की सिचुएशन जो है वो हो सकती है जो विन विन दोनों साइडों के लिए हो? क्योंकि आपको याद है बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने और आपने भी किए हुए, नया जिस वक्त नेशनल एक्शन प्लान आया था उस वक्त भी बहुत ज़्यादा इस पर शोर मचा था कि मदारिस की तरफ से आया था कि जी हम किस तरह हम कैसे आपको अपने ऑडिट्स दिखा दें, हम किस तरह आपको अपने जो है वो अकाउंट्स दिखा दें, हमारा कई पैसा इस तरह का भी आता है जो चंदे में आता है जिसको हम उस तरह नहीं दिखा सकते। आपको याद है बहुत सारी रिजर्वेशंस थी। तो क्या विन विन सिचुएशन हो सकती है दोनों साइडों के लिए जिसपे हुकूमत का रियासत का इस वक्त जो मदारिस के हवाले से जो उनके रिजर्वेशंस है वो भी पूरी हो जाए और मौलाना साहब को भी कुछ मिल जाए इसमें? देखिए, जब 26वीं आईनी तरमीम पास की जा रही थी, ये तरमीम तो पास हो चुकी है, अब इसने एक्ट बनना है। और इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जब इस्लामाबाद आए थे तो वो मौलाना फजलुर रहमान से मिले थे। चूँकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्लियामानी कुव्वत तो महदूद होगी लेकिन उनका एक सियासी किरदार बड़ा है पाकिस्तान की सियासत में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुझे मिले थे और उन्होंने कहा था कि उनकी रिजर्वेशन दूर होगी, लेकिन अगले ही रोज़ ऐवान सदर ने वो बिल हुकूमत को वापस भिजवा दिया। और मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात बता सकता हूँ कि मेरी जो मुतल्लिका लोग हैं इस बिल के हवाले से उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा कि जी हमें हमारी लीडरशिप की तरफ से कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान को उनको किसी तरह भी नाराज़गी हुकूमत के फ़ायदे में नहीं है, उनकी रिजर्वेशन दूर करनी है और इसीलिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जा रहा है। वो जो जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, देखिए बात यह कि जब बिल 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये बिल पास हो गया है, इसके बाद इसे एक्ट बनना है और ऐवान सदर ने अगर ये बिल भिजवाया है तो यकीनन मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस की कोई रिजर्वेशन होंगी, ये रिजर्वेशन किसी और तरफ से है। लेकिन इस वक्त जो मामला चल रहे हैं मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत अच्छे तल्लुकात है और उनकी जो अव्वलीन तरजीह है वो पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बड़ा अपसेट होगा और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान बावजूद गुस्से के ये कहते भी नज़र आ रहे हैं कि हमने कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर रहा। और मौलाना फजलुर रहमान की अगर आप सियासत देखें तो वो डायलॉग के हामी हैं, जैसे नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे, चौधरी शुजात हुसैन थे, मौलाना फजलुर रहमान थे। ये डेडलॉक नहीं पैदा करते, ये डायलॉग पर यकीन भी रखते हैं और सबसे बात भी करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। अतर काज़मी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अतर, अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे आम मुकदमात की जो है वो समाअत होने जा रही है, वो लग गए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त मतलब अपनी नौयत के तो एक हर कोई इम्पॉर्टेंट है, बट 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में जो है ये लगने जा रहा है, 11 दिसंबर को लग रहा है। और ये वो चीज़ है जिसके बारे में 26वीं तरमीम आने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, उनके अल्फाज थे। अब 26वीं तरमीम आने के बाद क्या आपको लगता है कि हुकूमत को वो ख़तरा अभी तक लाहक है
यह हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी कि फैसला क्या आने जा रहा है? देखिए, ऑब्वियसली मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके मुताबिक मोअज़्ज़ज़ अदालत फैसला करेगी। वो तो पहले कबल वक्त कहना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया, ख्वाजा साहब ने जिस चीज़ का जिक्र किया, और उसके अलावा कुछ और भी हुकूमती दोस्तों से जब बात हुई वो भी उन तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र करते थे। और 26वीं आइनी तरमीम लाई इसलिए गई कि वो मसला ना पड़े, मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, और फिर वो हमने देखा वही हुआ, फिर ये आइनी बेंच बना दिया गया। तो मेरे ख्याल में हुकूमत काफी हद तक सेफ जोन में है। अब इस आइनी बेंच को भी देख लें, तमाम जजेस जो वहां पे मौजूद थे उन्होंने मुखालफत की कि उसके सरबराह कौन होंगे, सिर्फ अमीनुद्दीन साहब ने अपने हक में वोट दिया। इसी तरह जो सिंध में आइनी बेंच बना है उसमें 9वें नंबर के मोअज़्ज़ज़ जज साहब को उसका सरबराह बना दिया गया है। तो हुकूमत ये बेंच बना रही है। अनफॉर्चुनेटली राय तो यही है कि इन बेंचेस से कोई ऐसा फैसला नहीं आएगा जिसके में हुकूमत के लिए सुबकी हो, निज़ाम के लिए सुबकी हो। शायद कुछ चीज़ें ऐसी हों जहाँ पे कोई चीज़ सामने आ जाए, लेकिन इलेक्शंस हो जाएं या बड़े मामलात हो जाएं, वहाँ मुझे नहीं लगता कि इधर से कोई ऐसा फैसला आएगा। और अभी तक जो भी फैसले आए हैं वो 4 लाइनों का, 5 लाइनों का, आधे सफ़े का फैसला। इन्होंने तो एक नई जुरिस्प्रूडेंस हमें देनी थी, हमें बताना फॉर वंस एंड ऑल आइनी मामलात को हल कर देना था ताकि दोबारा उससे रिलेटेड कोई मुकदमा ना आए। तो वो चीज तो अभी तक हमें नजर नहीं आई। मे बी जो डेज टू कम में शायद हमें इस किसी फैसले के अंदर कोई 30, 40, 50, 60 सफ़ों का कोई फैसला आए ताकि हमें भी तो समझ आए कि आइनी बेंच किस तरह आइन को देखता है और उसकी तशरीह करता है। अच्छा, ब्रिगेड साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेड साहब, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? ये जो 11 को जो ये लगने जा रहा है मुकदमा, और ये इसके हुकूमत जब 26वीं तरमीम नहीं आई थी तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा हुकूमत जो है वो पैनिक मोड में, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि हुकूमत को एक खदशा था कि ये ना हो कि और उसकी वजह जो है मेरा ख्याल है पीटीआई के हमारे दोस्त हैं वो खुद ही जो है ऐलानात करते जा रहे थे कि जी हम जो है अक्टूबर में कुछ चीज़ें टर्न हो जाएंगी, हमारी दिसंबर में हुकूमत आ जाएगी। असद कैसर साहब के आपको याद है बहुत सारे इस तरह के इंटरव्यूज़ हैं। सो हैविंग सेड दैट, नाउ डू यू थिंक द गवर्नमेंट इज़ इन द सेफ जोन? हुकूमत अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर रही है, या अभी भी आप समझते हैं कि अदालत से कोई भी ऐसा फैसला आ सकता है जो सरप्राइज दे सकता है? डॉक्टर मारिया, एक तो जिस तरीके से पीटीआई ने अननेसेसरी उसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया, अक्टूबर में ये हो जाएगा, अक्टूबर में ये हो जाएगा। फिर इवन मंसूर अली शाह साहब ने भी 1-2 स्टेटमेंट ऐसी दी जो लग रहा था कि शायद ये फैसला जो है वो पीटीआई के फेवर में आएगा, जिसकी वजह से हुकूमत को रीविजिट करके, रीप्लान करके और बहुत मेहनत करके, बल्कि आई वुड से देयर वर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी ऑन 26th अमेंडमेंट, उन्होंने 26th अमेंडमेंट की है। अब बताइएगा 26th अमेंडमेंट इतने एफर्ट के बाद की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जज बने हैं, हेड बने हैं अमीनुद्दीन साहब, वो उसके बाद अगर उनकी बाकी मेंबर्स को देखो, इट लुक्स कि जनरली गवर्नमेंट इज इन सेफ जोन। और गवर्नमेंट ने ये इसी वजह से किया है कि इस वक्त वैसे भी अगर देखा जाए तो जो हालात मुल्क के हैं, इकोनॉमी के हालात हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर उसके बाद IMF वर्ल्ड बैंक की और कंडीशन अभी तक चल रही हैं, कोई रोल ओवर पैसे की बात है, अवाम भी इतने ज़्यादा खुश नहीं है हुकूमत से, देखा जाए कि उनको डिलीवर नहीं कर सकें जो करना चाहिए था। इस वक्त दे वांट कंटिन्यूटी, और ये अगर इनके खिलाफ आ जाता है, इट इज गोइंग टू रियली पुट द कंट्री अगेन बैक फॉर 2 ईयर, 2-3 साल के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त तो ऐसी बात नहीं होगी, गवर्नमेंट की अल्टीमेटली फेवर में ये डिसीजन होगा, अल्टीमेटली फेवर में डिसीजन होगा। सलमान गनी साहब, आपकी तरफ आती हूँ। इसको अगर आगे हम चलें, जो इस वक्त मुकदमात लगे हैं उसमें ये एक इलेक्शन के हवाले से ये भी पीटीआई की डिमांड थी। ऑब्वियसली जिस तरह जिस बेंच के सामने लग रहा है वो तो नहीं, लेकिन 9 मई के भी मुकदमात जो हैं वो इसी जो लिस्ट है इसमें शामिल हैं, जो एकदम से जो है मुकदमात लगना शुरू हुए हैं। आपको क्या लगता है जो पीटीआई ने कॉल दी है, ऑलरेडी पीटीआई को जो है वो सुबकी पे सुबकी हो रही है, जितनी अभी तक कॉल्स दी हैं, अब ये सिविल नाफरमानी की जो है ये भी एक अल्टीमेटम जो है वो आ गया है। आपको क्या लगता है कि क्या इनको ये वापस लेना चाहिए? बेशक एक्सपेक्टेशंस कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन वेट करना चाहिए कि यहाँ से जो है वो क्या फैसला आता है, उसके बाद कुछ डिसाइड करें कि सिविल नाफरमानी के लिए जाना है नहीं जाना। वैसे तो मतलब अंदर ही बहुत डिस्कॉर्ड है पार्टी के अंदर ही लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि ये एक बिल्कुल ही नामुमकिन सी जो है वो कोशिश होगी और इसका नतीजा जो है वो कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं आएगा पार्टी के लिए। देखें, आपने 2 सवाल उठाए। एक तो है इलेक्शन की बात। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख पे नज़र उठाएं तो कोई भी इंतखाब आइडियल नहीं था, और इन इंतखाबात के हवाले से जो कुछ पीटीआई कहती रही है कि बाद के 2018 के इंतखाबात के आगे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद था।
वहाँ पर भी रिजल्ट्स 3 दिन के बाद आए थे। उसमें क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ, देखिए मैं कोई शफाफियत का सर्टिफिकेट तो जारी नहीं करता, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई ने इस तरह के दावे किए थे, और मैं पीटीआई की ज़िम्मेदार लीडरशिप के हवाले से कहता हूँ कि उन्होंने ये बात हमें लाहौर के मीडिया को बताई। मैं नाम ले देता हूँ, साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, कि हमें वकला ने मरवा दिया इसलिए कि ये हमसे ऐसे काम करवाते रहे और ये कहते रहे कि अदालतें हमारे साथ है। पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे दिलवा दिए, फिर हुकूमतें तड़वा दी। मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो दूर अंदेश होती है, वो मामलात को देखती है, मामलात पर मुशावरत करती है। हमारा बड़ा सियासी अलमिया यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मुशावरती अमल नहीं है, और यही वजह है कि अपोजिशन पार्टीज़ को एम्बेरसमेंट से दो चार होना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी हकीकत है, और जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं उन्हें अपनी सियासी और तंजीमी कुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ भी करना पड़ता है। और आपने कहा कि जी वो जो उन्होंने कॉल दी है, देखिए ये कॉल माजी में भी खान साहब ने दी थी, और मुझे याद पड़ता है कि जब उन्होंने कॉल दी थी और उन्होंने कहा था कि जी बिजली का बिल उन्होंने फाड़ दिया था, उन्होंने कहा कि बिजली के बिल नहीं देंगे, लेकिन कुछ रोज़ बाद ही उन्होंने ये कहते हुए कॉल वापस ले ली थी कि सर्दी बहुत है और ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता। तो बात यह कि ये सारा कुछ देखना पड़ता है। और वो जो आपने कहा उनकी पार्टी के अंदर एक बहरानी और हैजानी कैफियत है, वो क्यों है? इसलिए है कि उनकी पार्टी लीडरशिप तो मुज़ाकरात कर रही थी गवर्नमेंट के ज़ुम्मेदार से, और एक अच्छी बात है कि वह गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में उन्हें धरने के लिए जगह अलॉट कर दी गई थी। और मैं समझता हूँ कि जो पार्टी ज़ुम्मेदार गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कर रहे थे, अगर धरना दिया होता तो शायद अब वो पीछे होते और हुकूमत आगे होती। लेकिन आखिर कौन सा माइंडसेट उस पर असरअंदाज हुआ कि उन्होंने जनाब स्टेट की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। वो एक खातून है, और जिस खातून को गैर सियासी करार दिया जाता है, डॉक्टर साहब मैं उन्हें बड़ा पर्सनल जानता हूँ, मेरा उकाड़ा से तल्लक है, वो कत्ल सियासी नहीं है। हम तो उनकी पावर्स देखते थे पंजाब के अंदर, जो खातून पंजाब जैसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर लगवा सकती है, आपके ख्याल में वो गैर सियासी हो सकती है? हमने तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर उसमें स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस भी खुला देखा है कि पोस्टिंग ट्रांसफर में भी उनका रोल था, और फिर वो जाके पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ करती रही है उस पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि सिविल लाफरमानी की तहरीक वैसे तो बर्रे सगीर में मुख्तलिफ औकात में चलती रही, लेकिन ख़ुद जो खान साहब जिस तरह सिविल लाफरमानी की तहरीक की बात करते हैं वो माजी में भी कामयाब नहीं हुए। और बात यह कि अगर वो तरसील ज़र की बात करते हैं तो पिछली सबाई के अंदर 24% इजाफा हुआ है, और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनकी सियासी एफिलिएशन किसी के साथ ज़रूर होगी, लेकिन उनकी अव्वलीन तरजीह उनका अपना ख़ानदान और पाकिस्तान है। इसलिए कि लाखों की तादाद में लोग जो बाहर बैठे हैं ना, उन्होंने अपने ख़ानदान के उनके जो अखराजात पूरे करने होते हैं वो उन्हें भिजवाते हैं। और बात है कि जिस तरह की वो सिविल लाफरमानी करना चाहते हैं, क्या वो पख्तूनख्वा में इसके मुकम्मल हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ये तहरीक भी कारगर होगी। दरअसल उन्होंने ये सिविल लाफरमानी की तहरीक की बात इसलिए की है कि जिस हैजानी कैफियत से वो दो चार नफसियाती कैफियत से दो चार हुए, चूँकि इस 24 नवंबर के धरने के हवाले से उनकी बहुत सारी तवक्कुआत थी, और उस तवक्कुआत पर ख़ुद पार्टी लीडरशिप भी पूरा नहीं उतर सकी, उन्हें एक एम्बेरसमेंट से दो चार होना पड़ा। और हम लोग जो सियासी रिपोर्टिंग करते हैं, जब कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की सूरत हाल से दो चार होती है, जी मैं सिर्फ एक फिक्रा और कहूँगा कि जब इस तरह की कैफियत से दो चार होती है तो वो उससे बड़ी कॉल देती है ताकि उस सूरत हाल से तवज्जो हट पाए। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक वो तवज्जो हट पाई है। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह अभी सलमान गनी साहब बात कर रहे थे, एक चीज़ जिसका फुकदान नज़र आ रहा है वो मुशावरत, जो इंट्रा पार्टी मुशावरत है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जो 24 की कॉल दे दी गई, उसमें भी आपको याद है बहुत सारे लोग जो हैं, आपकी भी बात होती रही, हमारी भी होती रही, अ लॉट ऑफ पीपल विद इन द पार्टी वर नॉट ऑन बोर्ड। एक तो उनको लगता था इतनी बड़ी मैस मूवमेंट अगर करनी है, टाइम बहुत कम है, गालिबन 2 या 3 हफ्ते दिए, 2 हफ्ते शायद दिए गए। हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक, जो हम बात कर रहे थे, जो ये अभी सिविल नाफरमानी की जो कॉल दी गई है, अब जो ये केसेस लग गए हैं और 9 मई के हवाले से भी जो है ये केसेस में शामिल है, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई को एक लिटमस टेस्ट के तौर पे शायद थोड़ी देर के लिए ये मौखर कर देनी चाहिए, ताकि देख लें यहाँ से फैसला क्या आता है? अगर नहीं आता फैसला तो ये ऑप्शन तो इट्स ऑलवेज ऑन द टेबल, वो कामयाब होगी या नहीं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, माजी को अगर उसको प्रेसिडेंस रखा जाए तो बड़ा मुश्किल है उसका कामयाब होना।
आपका इस पे क्या ओपिनियन? देखिए बहुत सारे इसके एंगल्स हैं, आप इसको मुख्तलिफ नज़र से देख सकते हैं। एक तो पहली बात यह कि जो भी चीज़ आप आइन और कानून के दायरे में करते हैं वो आपका राइट है, पर ये आपका राइट नहीं है कि आप जो जहाँ पे आइन और कानून आपको मना करता है वो करें। तो आप सिविल नाफरमानी से वो क्या करेंगे, उससे उनकी क्या मुराद है, वो क्या करने जा रहे हैं, उसकी जब डिटेल्स सामने आएंगी तो वो फिर हम देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सिविल नाफरमानी की बात हो जाए, दीगर मसाइल हो जाएं, लॉन्ग मार्च छोटा था, लॉन्ग मार्च बड़ा था, वहाँ पे फायरिंग हुई नहीं हुई, बहुत सारे मामला यहाँ पे चल रहे हैं। ये डॉक्टर साहब बस सारे सिम्टम्स हैं, ये बीमारी नहीं है। मसला ये बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि यहाँ पे क्या चीज़ें उस तरह चल रही हैं जिस तरह हमने ये निज़ाम खड़ा किया हुआ है। देखें ना, 50 बरस कबल हमने एक आइन बनाया, उसमें सर्टन प्रिंसिपल्स डाल दिए। अब आइन के अंदर लिखा हुआ है आप असेंबली तोड़ेंगे तो 90 रोज में इंतखाबात होंगे। अब मैं बैठ के कहता हूं नहीं करवाता, जाओ मर्जी जो करना कर लो। ये वुजरा, मोजिज वुजरा टीवी पे बैठ के कहते थे कि नहीं करवाएंगे इंतखाबात, जो मर्जी अदालत भी फैसला दे दे। तो इशू ये कि जिस नहज पे हम चीजें लेके आ गए हैं, हमने बीमारी जो है, जो आइन शिकनी की बीमारी है, वो जो जमहूरी हुकूमतें जमहूरियत के नाम पे करती हैं, जो बिलावल साहब कहते हैं कि मैं लाठी से इस्तेकाम आना चाहिए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ब्रूट मेजॉरिटी के जरिए हम आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हुकूमत को अपने रवैये पे देखने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ के अंदर बुशरा बीबी क्या कह रही हैं या अली अमीन क्या कह रहा है, इट डज नॉट रियली मैटर। वो अपोजिशन है, पर जो हुकूमत इकदाम करती है, जो इंतजामिया करती है, चाहे वो यहाँ पे किसी को गिरफ्तार करे, चाहे वो मतीउल्लाह जान पे कोई मुकदमा करे, चाहे वो किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, वो मैटर करता है। इसलिए कि ये इक़्तिदार में है। बट एक चीज अगर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ये एक नॉर्मल जो है पार्टी वर्कर होते हैं तो मे बी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। इस वक्त होता ये है कि उनका जो भी रद्द अमल है, वेदर दैट इज कि जी डी चौक जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसका एक पूरा जो इफेक्ट है वो पूरे मुल्क पे आता है, बिलखुसूस आपके कैपिटल पे आता है। और उसकी फिर आपने देखा है जब हुकूमत उनको रोकती है तो उसकी हेडलाइंस कहाँ बनती है, क्या उस पर क्या होता है। सो ये नहीं हम कह सकते कि हुकूमत को उस पर नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे, बिकॉज उसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो पूरे मुल्क पे आता है। हैविंग सेड दैट, जहाँ तक आप ये आइन शिकनी की बात कर रहे हैं, 100% आई एग्री विद यू कि अगर आइन में एक चीज़ लिखी है तो उसको हमें फॉलो करना है। लेकिन इस पर यह ज़रूर कहूँगी कि जहाँ हुकूमत को उस वक्त की हुकूमत, आज की हुकूमत, हम उसको उस पर ब्लेम डालते हैं तो उस वक्त के प्रेसिडेंट पे भी ये ब्लेम जाता है कि उस वक्त के प्रेसिडेंट से खुद इमरान खान साहब उनसे काफ़ी नाराज़ थे कि आप भी जो है डेट अनाउंस कर सकते थे। नॉट सेइंग कि दिस एक्सोनरेट्स द अदर्स कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बिल्कुल करवाने चाहिए, आइन को इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो होना चाहिए। बट अभी जो सिविल नाफरमानी की बात हो रही है, आपको लगता है कि जो जिस किस्म की चीज़ें माजी में भी खान साहब ने, जैसे सलमान गनी साहब ने कहा, कंटेनर से जब अनाउंसमेंट की थी तो उसके कुछ दिनों बाद ही उनके 3 बिल पे हो चुके थे, आपको लगता है सस्टेनेबल ये एक वाइज डिसीजन है? बिकॉज ऑलरेडी पार्टी के अंदर लोग जो हैं वो इस पे आमादा नहीं है, वो इस पे कन्विंस्ड नहीं है कि दिस विल यील्ड द मोटिव्स जिसके लिए हम जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सियासी जमातों की लैंग्वेज है वो भी सियासी होनी चाहिए। जब अली अमीन साहब कहते हैं हम कफन बांध के आ रहे हैं, दिस इज टोटली अननेसेसरी। क्यों आप इस तरह की बात करें? आप सियासी लोग हैं, आप आके सियासी एहतजाज करें, हमारे जनाजे पढ़ देना और फिर जो है आप यहाँ से चले गए, फिर आप हुकूमत के ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि मुझ पर कातलाना हमला हुआ। तो सारी अदालतें खुली हुई हैं, आप पेशावर हाई कोर्ट में जाके कोई दरखास्त दे दें, कोई दरखास्त उन्होंने नहीं दी तो उनका भी कह रही हब से भेजा में रखा गया, वो भी कोई रेटरिक ज्यादा है ना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखें, जो सारे एवेन्यूज हम सिविल नाफरमानी तक पहुंचे किस तरह, ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं और आप आज उठे और आज हमें पता चला, इसका एक तसलसल है ना। आपने जब सियासी स्पेस को आप कर्टेल करते जाएंगे, यहाँ पे आपने ऐसे कानून पास कर दिए कि जनाब इस्लामाबाद में मर्जी के बगैर जुलूस भी निकालोगे तो 10 साल जेल में डाल देंगे। वही आपने आजाद कश्मीर में करने की कोशिश की, तो आज क्या हुआ आजाद कश्मीर में? अब आज आपको वो ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ा। तो जब आप सियासी स्पेस को कर्टेल कर देते हैं तो रवैयों में तलखियां आती हैं, चीजें उस तरफ जाती हैं जो किसी को भी पसंद नहीं होती। लेकिन इसमें दोनों का किरदार है। अगर ऑपोजिशन वाले एहतजाज करना चाहते हैं उनका हक है, पर वो ये ना कहें कि हम जनाजे पढ़ाने खुदा ना खास्ता इधर आ रहे हैं। आप सियासी लोग हैं और हुकूमत अब संजानी का कह रही है, जिस वक्त वो उस वक्त मांग रहे थे आप उसी वक्त कह देते कि आओ। आज हर कोई हुकूमत के पीछे खड़ा होता कहता जी इनको तो स्पेस दी गई थी, तो जब वो इधर पहुंच गए तो उसके बाद आपने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, बिल्कुल दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स है और कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ऑपोजिशन को भी देना पड़ेगा, पीटीआई को देना पड़ेगा, ताकि जो है ये जो हिजान की कैफियत है, ये आए रोज़ जो सिविल नाफरमानी है या इस वक्त एहतजाज की कॉल्स जो हैं, इनसे पीछा जो है छुड़ाया जा सके। क्योंकि बार बार जो ये बात की जाती है कि हमारे लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नागुज़ीर है, तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको बहुत ज़रूरी है। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं ब्रिगेड साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेड साहब, एक चीज़ तो मेरा ख्याल है नज़र आ रही है, ऑब्वियसली खान साहब जो हैं, ही इज़ बीन इनकार्सरेटेड फॉर ओवर अ ईयर, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है। उसके बाद ही सीम्स वेरी डेस्परेट राइट नाउ, और जो भी उनकी कॉल्स आ रही हैं वो इसी तरह की हैं कि बगैर मुशावरत के, जिस तरह अभी सलमान गनी साहब बात कर रहे थे, पार्टी के अंदर उसकी ओनरशिप नहीं है, जिसका ऑब्वियसली फिर रद्द-ए-अमल हमें नज़र आ रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव नहीं कर पा रहे। बट फ्लिप साइड ये भी है कि आपको अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो कुछ आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो देने पड़ेंगे, आपको पीटीआई को कुछ ना कुछ जो है वो देना पड़ेगा, वरना आए दिन अभी चलें जी, थोड़ी देर उनको स्पेस मिलेगी, मौसम थोड़ा खुलेगा, वो फिर एक कॉल अनाउंस कर देंगे, फिर यहाँ पे ट्विन सिटीज़ जो हैं और पूरा मुल्क जो है उसका इंटरनेट भी बंद हो रहा होगा, चीज़ें सारी उसी तरह हो रही होंगी, एक लॉकडाउन नज़र आ रहा होगा। क्या वो CBMs हो सकते हैं जो खान साहब को दिए जा सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि जहाँ वो जो उनके जो 3 डिमांड्स हैं इलेक्शन की, तो फौरन आप उसको जो है वो ओवरटर्न कर दें या बाकी चीज़ें जो हैं, बट यू हैव टू गिव हिम सम स्पेस, कुछ देना पड़ेगा। Responsibility for to maintain political stability, economic stability and लोगों को खुशहाल करना इज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनको अवाम ने सिलेक्ट किया। गवर्नमेंट अगर इसी तरह बिहेव करती रहेगी कि आप डंडा लगाएंगे, आपके मिनिस्टर्स आके छे आप रोजाना टेलीफोन पे वो बैशिंग कर रहे हैं, देयर इज नो पर्पस। आपने उन्होंने अपनी कमेटी डिटेल की है, द गवर्नमेंट शुड हैव इमीडिएट डिटेल्ड कि आपके 3-4 अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले जो कि बात करने में समझते हो, सियासत समझते हो, कन्विंसिंग पावर हो, उनको नॉमिनेट करते हैं, यहाँ जी बैठ के बात करते हैं। नाउ एटलीस्ट पुट द बॉल इन द कोर्ट ऑफ द पीटीआई कि इस वक्त इस तरीके से हम बैठ के हमने बात शुरू कर दी है। लेकिन हर दफा ये कहना आएंगे हम डंडे मार के भगा देंगे, पहले क्या कर लिए, ये कर डोंट डू इट, ये आप इंस्टिगेट मत करें। नंबर 2, पीटीआई की प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई लीडर जो है इस वक्त लीडरशिप जो है ना बिल्कुल लीडरलेस है। वो बानी पीटीआई जेल में है, हर एक ने अपनी एक मस्जिद बनाई हुई है, वो जो वहां से स्टेटमेंट अपनी मर्जी की स्टेटमेंट इशू कर देते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। और इसके बाद डोंट ओवर एग्जॉस्ट योर कारकुन को आपने ओवर एग्जॉस्ट कर दिया है, और आपका सीएम सिलेक्शन जो वहां की केपीके बट रॉन्ग, he is not fit to be chief minister। अवाम ने सिलेक्ट किया, I do agree, but he has to show maturity, he has to do something extra for the people of KPK। क्या किया है कुरम में और वहां पर आपने पारा जनरल में क्या किया, मुझे बताइए। he should, that was the right time I said कि वहां मौका था कि आप कहते ये हालात हो गए हैं, हम 24 का जो है मार्च वोट करें, फर्स्ट सीएम इज गोइंग टू लुक आफ्टर द अफेयर ऑफ कुरम एंड पारा जनरल, नहीं किया। अब आप इस वक्त लोगों को, आपके पहले लोग कितने कारकुन अरेस्टेड हैं, कितने लोगों के केस बने हुए हैं, कोई लोग मिसिंग भी होंगे, उनकी प्रॉपर्टी, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, गरीब लोग थे, कहाँ से आए थे, तो व्हाट यू वांट फ्रॉम देम, यू वांट कि वन डे जैसे कि नहीं हम कुछ नहीं करें, हमने हाथ खड़े कर लिए। डोंट पुश देम सो मच, इन द मीन टाइम यूज पॉलिटिकल मीन्स है कि आप मुज़ाकरात करें। आप अभी देखें बार बार कहना हम एस्टैब्लिश करेंगे, प्लीज टॉक टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल डायलॉग करती है, पॉलिटिकल पार्टी से करती है, हुकूमत को कहें बैठे अपने 10 मुतालबत लेके चले जाएं। हो सकता है उनमें एक आपके जो अननेसेसरी 1.5 साल से बैटरी में कैदी, जिनके बहुत ज्यादा कसूर नहीं, मैं भी गवर्नमेंट के जी हम इनको बेल दे देते हैं, रिलीज को बाद में कैसे लाइट चल के निकल जाते हैं। बट अगर आप पुश बुलडोज करेंगे ऐसे नहीं होगा। यू कैन अफोर्ड इस वक्त मुल्क में जो हालात। एक चीज जरूर कहूंगी, मुज़ाकरात जब भी होने जाएं तो मेरा ख्याल है इनको खुफिया ही रखा जाए, ना पता चले, वरना पीटीआई का जो सोशल मीडिया सेल है उससे हॉस्टेज पूरी पार्टी जो है वो बनी हुई है, और वो खुद भी अगर आप उनसे पसे पर्दा बात करें तो उनकी भी यही कोशिश होती है कि ना पता चले हम हुकूमत से बात कर रहे हैं, वरना इतनी ज्यादा लानतान हम पे होती है कि हम फिर अपने ग्राउंड जो है वो स्टैंड नहीं कर सकते। मैं जरा सलमान गनी से जी सलमान गनी साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। सलमान गनी साहब, कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ हुकूमत को देना पड़ेगा, कुछ पीटीआई को देना पड़ेगा, ताकि ये जो एक हिजान की कैफियत है इसमें से निकल सकें। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को हुकूमत इस वक्त क्या दे सकती है? हुकूमत वक्त जो भी होती है उस पर ओनस भी होता है और वो देने की ज़्यादा पोजीशन में होती है, क्या दे सकती है हुकूमत वक्त इस वक्त? देखिए, अभी ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की है वो बात बड़ी वैलिड है कि जब हम सिविल लाफरमानी की मूवमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई है,
और मैं समझता हूँ कि ये कमेटी बड़ी संजीदा है और ये 5 रुकनी कमेटी में उनकी पार्टी की लीडरशिप मौजूद है और इनमें से 3 वो लोग हैं जो इससे पहले गवर्नमेंट की कमेटी के साथ बात कर रहे थे और जिसके नतीजे में संजानी के मुकाम पर उनको धरना देने की इजाज़त दी गई थी कि मसाइल का सियासी हल ही कारगर होता है। आप ताकत और कुव्वत के ज़रिए कुछ वक्त के लिए रद्द-ए-अमल रोक सकते हैं लेकिन ये मसले का हल नहीं होता। और बात है कि जब हम सिविल लाफरमानी की बात कर रहे हैं तो हम साथ ये नहीं देखते कि जी खुद क्या आपकी पार्टी इस हवाले से यकसू है। हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप अपने आप को खुद अपनी पार्टी से बालातर समझती है और इसमें कोई शक नहीं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही आलम है कि पार्टी लीडरशिप ही फैसले करती है और अगर पार्टी मुशावरत के साथ फैसले करे तो मामलात आगे की तरफ चल सकते हैं। और इस वक्त भी आपने कहा कि खुफिया मुज़ाकरात, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं और बात है कि इसकी तस्दीक गवर्नमेंट की सतह पर नहीं, खुद पीटीआई ने इस बात का इकरार किया कि हमारे राब्ते कायम हैं। बात है कि एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये अगर वो जो आपने कहा कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, चूँकि खान साहब की सारी सियासत उठा के देख ले, वो चूँकि पॉलिटिकल फोर्सेस से कभी भी मुज़ाकरात के हामी नहीं रहे, डायलॉग के हामी नहीं रहे, वो उन्हें यकीन है कि रास्ता वहीं से निकलेगा, लेकिन वो जहाँ से रास्ता निकलता रहा है ना वो अब नहीं मानने के लिए तैयार, इसलिए कि जिस सूरत हाल से वो 2-4 हुए और इनकी वजह से हुए। माजी के अंदर देखें बड़ी खुली बात है कि माजी के अंदर जब इस तरह की कैफियत तारी होती थी तो तीसरी पार्टी अपना रोल अदा करती थी और दोनों पार्टियों को बैठने पे मजबूर करती थी। लेकिन आखिर क्या वजह है कि तीसरी पार्टी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर गई। उन्होंने कहा कि भाई जो बात करनी है आप हुकूमत के साथ करेंगे। और बात है कि यहाँ तक नौबत क्यों आई और इनका एहतजाज क्यों कारगर नहीं हुआ। सबसे अहम बात यह है कि अगर आप खान साहब की पूरी सियासत देखें ना तो एक तो उनका जारहाना तर्ज़-ए-अमल और दूसरी उनकी एहतजाजी सियासत, ये उनकी पहचान है। लेकिन माजी में डॉक्टर बारिया वो इसलिए कारगर होती रही कि माजी में उनको थपकी भी हासिल होती थी और तईद भी हासिल होती थी और अब अगर वो ये समझते थे कि वहाँ जाके वो हुकूमत को गिरा पाएंगे तो बात यह कि पीटीआई एक बड़ी सियासी कुव्वत ज़रूर है लेकिन पाकिस्तान की रियासत की अपनी ताकत है और रियासत ने अपनी रिट कायम रखनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि 2 तरफा बातचीत का अमल होना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के इंतखाबात में शफाफियत के हवाले से इस्लाहात करें। ये आपस में बैठ के अपने सिस्टम को मजबूत क्यों नहीं करते? मजबूती के लिए कवानीन तो बहुत आ जाते हैं लेकिन इस मुल्क में मसला ये है कि वी आर एन ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री। कवानीन बहुत हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। अभी जो बात हो रही है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, अब अगर देखा जाए जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि CBMs कुछ हुकूमत को देने चाहिए लेकिन कुछ PTI की जानिब से भी होना चाहिए। एक तरफ आप बात करते हैं कि जी हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है क्योंकि द रियल पावर सेंट्रलाइज देयर। फिर आप देखें उधर अमेरिका में क्या हुआ, वो जो कंटेनर और वो सारा जो प्रोपेगेंडा किया गया, उसके बाद जो अभी सोशल मीडिया पे वो 40 जो सवालनामा एक छापा गया, फिर जो बॉयकॉट की जो ये सारी जो अस्करी प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट की बात हो रही है। बात ये है कि क्या ये सारी चीज़ें PTI ने अब करके देख ली हैं, एहतजाज भी करके देख लिया, ये लॉबिंग भी करके देख ली, ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे। क्या आप नहीं समझते कि PTI को भी एक स्टेप पीछे लेना चाहिए और हुकूमत को एक स्टेप आगे लेना चाहिए कि हुकूमत भी कुछ देने की पोजीशन में होती है तो वो भी उधर से कुछ रास्ता निकाले? देखिए, इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान की अवाम है वो मैटर करते हैं कि उन्होंने किसको इलेक्ट किया, वो किसको वोट दे रहे हैं। उनका ये जो कॉन्फिडेंस है आइन के अंदर, अदलिया के अंदर, वो शटर नहीं होना चाहिए कि वो अगर ये समझते हैं कि हमारे वोट के जरिए तब्दीली आ जाएगी, ये मेरा राइट है, ये डेमोक्रेटिक राइट है। जब ये मामला बिल्कुल ही उस नहज पे पहुंच जाता है ना कि जब पे अवाम ये समझती है कि अब हमारे वोट से मैटर नहीं करता, वहां से चीजें फिर सूरत-ए-हाल दूसरी तरफ जाती है, लोग सिस्टम के ऊपर उनका एतमाद खत्म हो जाता है। गलतियां यहाँ पे सबकी हैं। इमरान खान साहब जब आए थे वो हमें बताते थे कि जनाब मैंने पार्लियामेंट में नंबर पूरे करने होते थे तो जनरल फैज साहब को बताया जाता था कि बंदे आ जाएं, तो ये ओपन सीक्रेट था उस वक्त, ठीक है। और उसके बाद ये भी कहा गया कि जी अब हम सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज मारिया जो इस वक्त ग्राउंड पे हो रहा है वो मुझे आपको भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। अब जो मुज़ाकरात की बात अभी सलमान गनी साहब कह रहे थे, मैं 100% उनको सेकंड करूंगा। मेरे अपने नॉलेज में है कि राब्ते इनके मुसलसल हैं, इनके एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते हैं, इनके हुकूमत से भी राब्ते हैं। जो कमेटी है वो कितनी एम्पावर्ड है। प्रॉब्लम ये है ना, देयर टू मेनी कुक्स हियर नाउ। बुशरा बीबी कोई बात कह रही है, लीमा साहिबा कोई और बात कर रही है, खान साहब को इन्फॉर्मेशन जो इस तरह जा रही है, सो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
देखें, जिन्होंने खान साहब को जेल में रखा हुआ है ना, वो खान साहब से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। ये कोई ऐसी अलजबरा तो है नहीं है, वहां पे बात भी हो सकती है, वहां पे मैसेज भी जा सकता है। वो कमेटी ठीक है, मेरे ख्याल में हुकूमत को एंगेज कर रही है, हुकूमत वाले उनसे बात करें। इस तरफ भी बड़ी शख्सियात है, राना सनाउल्लाह साहब हैं, दीगर इनके लोग हैं जो बात कर सकते हैं, पॉलिटिकली मामले को देख सकते हैं। देखिए, माजी में जो राना खान साहब से डायरेक्टली को बात करना नहीं चाह रहा ना, मतलब कि प्रॉब्लम ये है इस वक्त। ख्वाहिश देखे ना, मैं आपको बता दूं, आज की ख्वाहिश ये है कि माइनस इमरान खान, इसको खड़ा कर दो, उसको खड़ा कर दो। माइनस इमरान खान आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इमरान खान एक रियलिटी है, कमेटी डज जैसे नॉट माइनस नवाज नहीं आप कर सके, नहीं कर सके, माइनस भुट्टो जरदारी नहीं कर सके, कोई आप नहीं कर सकते। हाँ। बात आपको इमरान खान साहब से करनी पड़ेगी, आप जो मर्जी कर लें, उसको आप माइनस नहीं कर सकते। अवाम उसके साथ है, बाकी ये कमेटी, बुशरा बीबी क्या कह रही हैं, कोई और क्या कह रहा है, इस पे हम दिल को खुश करने के लिए बयानियां तो बना सकते हैं कि लड़ाई होगी, ये होगी, बट डज नॉट रियली मैटर। अवाम और इमरान खान के बीच में इसको कोई राब्ता, जो उनका वोटर सपोर्टर है जितना भी है वो उनके साथ है, तो बात आपको इमरान खान साहब से करनी पड़ेगी। गुड जेस्चर हुकूमत दिखा दे, यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ दे, उनकी जमानत होने दे, प्रोसिक्यूशन उसमें थोड़ा हाथ हल्का करे, दीगर जो इनके लोग हैं उन लोगों को छोड़ दे, तो फिर कम से कम दूसरी साइड पे भी होगा ना कि भाई देखें ये चीजें हो रही हैं। आपने अभी ये जो 26 नवंबर को हुआ, उसके बाद जो मुकदमे दर्ज किए हैं, खदीजा शाह के ऊपर तमाम मेन जो FIR हैं उसमें उनको अक्यूज कर दिया, उनका कहीं पे कोई किरदार नहीं था, वो सिर्फ फलाह का काम अभी कर रही हैं, चैरिटी रिलेटेड जो उनकी जमात के लोग हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन आपने हर मुकदमे में खदीजा शाह को डाल दिया, वही खदीजा शाह जिसको या अफरीदी साहब ने कहा है आए हमारे साथ बैठे कमेटी में और प्रिजन रिफॉर्म्स करें। तो अब ये हुकूमत का भी रवैया इस तरह है ना कि आपको कुछ चीजों के ऊपर हुकूमत जो है वो इकदाम कर सकती है। मेरा ख्याल है हुकूमत वक्त जो कोई भी हो, वो जिस किस्म की, जब ये इस किस्म की FIRs जो हैं वो लॉन्च होती हैं, राना साहब पे 17 किलो, राना साहब पे, हनीफ अब्बासी हाँ, साहब के ऊपर पता नहीं क्या और डाला। अब जो मतीउल्लाह साहब पे, जिस पे खुद राना साहब जो हैं अगले दिन बैरिस्टर अकील बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग उनके खुद जो हैं वो एतराज़ात उठा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए। बट ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ, जब हम हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो आगे जाए, तो जो ये सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलती है जिसमें अभी ये बॉयकॉट की भी चल रही है, दीगर और भी चीज़ें चल रही हैं, और इसका जो ये कह देना जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, माजरत के साथ ये PTI ऑफिशियल से चलती हैं, इमरान खान साहब की इसको टैसिट इंडोर्समेंट हासिल है, क्योंकि अगर ना हो तो वो एक दफ़ा ये कहें कि जी मैं इससे आई डोंट अग्री विद दिस, आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस एजेंडा, तो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। क्या आप समझते हैं कि वहाँ से भी थोड़ी सी जो है वो पीछे होना चाहिए ताकि उस सेगमेंट को भी जो है वो आप डिसएनफ्रेंचाइज ना करें? आप मुझे ये बताएं कि अभी तक बानी PTI का ट्विटर अकाउंट चल रहा है, जिब्रान इलियास इज रनिंग इट, उसमें आप देखें क्या क्या ट्वीट्स होते हैं। तो ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गिव अ स्पेस ऑन बोथ साइड्स, गवर्नमेंट एंड PTI को कहीं ना कहीं स्पेस देने की जरूरत है। यू कांट गो फॉर ऑल द टाइम स्ट्रीट पॉलिटिक्स के ऊपर, आपको चाहिए सोशल मीडिया। Who will blink first? मेरा ख्याल है मसला ये है, that's the $1 million question, who's going to blink first? देखिए, कोई हर्ज नहीं है कि गवर्नमेंट को अवाम ने मैंडेट दिया है, गवर्नमेंट कैन टेक हाफ स्टेप फॉरवर्ड एंड देन एक्सपेक्ट कि PTI माइट टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी है अवाम की जानो माल की हिफाजत, अवाम की, चाहे वो KPK के लोग हैं, पाकिस्तानी है, चाहे वो कता कलामी की माफी। अभी अथर ने ना एक चीज सजेस्ट की है यहाँ पे, और वो बिकॉज आप ऑब्वियसली आपकी इंस्टीट्यूशन भी है, आपके पास खबरें भी होती हैं, एनालिसिस भी आपका चाहेंगे। अथर जिस तरह बात कर रहे हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा को अगर आप रिलीज कर दें, ये एक CBM हो सकता है। अगर हम इदारे की बात करें तो इदारे से कैटेगोरिकली ये बात आई है, उन्होंने नाराजगी का भी इजहार किया है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो वीक है, जो लोग जिनकी वीडियोस मौजूद हैं प्रोसिक्यूशन उस तरह नहीं उनको जो है वो कर पा रही, माफ़ी भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं माफ़ी मांगी जाए 9 मई के हवाले से, और कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए लोगों को। क्या ये कैन दिस बी काउंटेड एज अ CBM? क्या इदारा इसके लिए तैयार हो जाएगा कि इस तरह ठीक है उनको जो है वो रिलीज कर दिया जाए, यास्मीन राशिद साहिबा, बिकॉज एज भी है, कैंसर सर्वाइवर हैं, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए एज अ CBM? देखें, अगर गवर्नमेंट जैसे कमेटी डिटेल का एक नॉमिनेट कर दी है PTI ने, इसी तरीके से गवर्नमेंट भी करती है नेगोशिएट, और उसमें बैठ के जब ये बात होती है, देयर इज नो हार्म कि गवर्नमेंट से ओके ये इनकी हम बेल ले, आपको इनके केसेस खत्म नहीं कर रहे हैं, आप बेल ले लें, बेल लेने से भी बड़ा फर्क पड़ेगा। और वो लोग जिनके ऊपर ज्यादा हीनस क्राइम नहीं है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है GHQ हमला के, कोर कमांडर या निशान हैदर के जो यादगारों को नुकसान पहुंचाया, कोई हरज नहीं है। और फिर उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं बेचारे जो कब से 1.5 साल बैठे हुए, जो बाद में हो सकता है उनके पास केसेस इतने स्ट्रांग ना भी हो। ये गवर्नमेंट के हाथ में है। बाकी इलेक्शन करा देना या
वो मखसूस रिश्तों की बात करना, इट इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। तो आप कहीं ना कहीं स्पेस दें पीटीआई को। कितनी स्पेस देनी है ये गवर्नमेंट बैठ के अपने मशावरत करें, फिर उसको मैंडेट दें पार्टी को, और पीटीआई बानी अपनी पार्टी को मैंडेट दे कि जी आपने ये पॉइंट्स है, इनके अंदर ये मेरी थ्रेशोल्ड पर ये रेड लाइन है, इसको आप क्रॉस करने का वक्त आएगा तो मेरे से बात करें, यही गवर्नमेंट करेगी। बट छोटे मोटे को दें पॉलिटिशियन, नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन है, उनको जरूर ये दें कि जी आपने इसके अंदर, आपको वी अलाउ यू टू प्ले विद इट। आपने बात करनी है, सिर्फ आपके कैदी छोड़ देते हैं कुछ नॉमिनेटेड जो बहुत क्राइम में नहीं है, तो आपको स्पेस मिलती है, देन वी कैन से ओके हम अभी सिविल नाफरमानी की बात नहीं करते हैं। अल्टीमेटली इस वक्त गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग विकेट पर है, पीटीआई इज ऑन वीकर विकेट। 24 नवंबर से पहले गवर्नमेंट वाज ऑन इक्वल ये थी पीटीआई। आपने पीटीआई आहिस्ता अपनी स्पेस खुद ब खुद छोड़ती जा रही है, डाउन हो रही है, और फिर इस वक्त पार्टी लेस भी है, कोई इनके पास सारे लॉयर्स हैं, उसके बाद आपके पास लीडरलेस पार्टी है। तो ये इसलिए आपको चाहिए जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां आपको स्पेस मिलती है ग्रैब करने की, इमीडिएटली गवर्नमेंट से लें और फिर मूव फॉरवर्ड। गवर्नमेंट आवाम को भी पता चले कि थोड़ा सा रिप्रोचमेंट का टाइम हो रहा है, हमें उनको भी 2 महीने का रिलैक्सेशन दे। हर दे बेचारे आते हैं, नुकसान करके चले जाते हैं। केपीके के लोग पाकिस्तानी हैं, लाइक बलोची, सिंधी, पंजाबी, तो ये हमें बड़ा वायबिलिटी गवर्नमेंट को प्लेस करनी, गवर्नमेंट ने बैलेंस क्रिएट करना है। गवर्नमेंट शुड नॉट ओवरप्ले, शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट रिलाई ऑल द डे, एस्टैब्लिशमेंट विल नॉट कम इन द वे ऑफ अवाम के सामने, कभी भी नहीं आई। राइट और सलमान गनी साहब, एक चीज़ जहाँ ये CBMs की बात हो रही है, मेरा ख्याल है हम इस प्रोग्राम के वसातत से हम ये उठाते भी रहे हैं बात, जब से ये चीज़ आ रही है, जो ये जब से ये 24 नवंबर का जो धरना जलसा जो भी था, उसके बाद से जो पकड़ धकड़ हो रही है हमारे पख्तून भाइयों की, कम से कम एज अ CBM ये तो जो है वो रोका जा सकता है। बिकॉज ये तो हम इवन गवर्नमेंट फंक्शनरी से जब बात करें तो उसमें वो ये बात करते हैं कि ये हो रहा है और ये अननेसेसरी है। इससे पीटीआई को तो शायद उतना नुकसान ना हो जितना हुकूमत वक्त को, बिकॉज एक सूबायत की लहर जो जिस तरह उभर के आ रही है सामने, उससे हुकूमत वक्त को, उससे रियासत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैं आपकी एक पूरी तायीद करता हूं, लेकिन बात यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को यह भी देखना चाहिए कि जब भी वो एहतजाजी अमल करते हैं तो वो सिर्फ पख्तूनख्वा तक खुद को क्यों महदूद रखते हैं। पंजाब से लोग क्यों नहीं निकलते, सिंध से क्यों नहीं निकलते, बलूचिस्तान से क्यों नहीं निकलते। देखिए, आपके प्रोग्राम में जो कंसेंसस है वो इस बात पे है कि आपस में पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठकर बात करनी चाहिए और बामकसद मुज़ाकरात होने चाहिए, और इसके लिए माहौल साजगार होना चाहिए। और मैं आपको बताता चलूँ, जब अभी काज़मी साहब ने राना सलाउल्लाह खान की बात की, राना सलाउल्लाह खान एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, उन्होंने खैर मकदम किया है पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश का, और मैं समझता हूँ कि बड़ा फैसला हमेशा मुस्लिम लीग नून या उनकी हुकूमत के हवाले से हो, वो जाती उम्रा में होता है। तो मेरा ख्याल है कि आज की जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकातें जो है वो इस हवाले से अहम है कि एक तरफ मदारस का कानून है, दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से जो पेशकश आई है, मैं समझता हूँ ये एक संजीदा पेशकश है कि उन्होंने जिन 5 अरकान को कमेटी बनाई है, ये पार्टी के ज़िम्मेदार है, और ये पाँचों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ये लोग पॉलिटिकल सोच और अप्रोच के अमल है। अगर आप अपनी पार्टी और अपने जो पार्टी के ज़िम्मेदार हैं उनको अहमियत देंगे, उन्हें इख्तियार देंगे। वैसे मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ देर पहले उन्होंने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने दोबारा ये बात दोहराई है कि हमें बानी पीटीआई ने बाख्तियार बनाया है, तो ये मुज़ाकराती अमल आगे चलना चाहिए। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई पार्टी भी चलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे वो महमूद खान अचकज़ई साहब जिन्हें उन्होंने मुज़ाकरात के लिए, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन हम उम्मीद भी करते हैं, हम दुआगो भी हैं कि ये जो मुज़ाकराती अमल है ये कुछ आगे चले। और जैसे हमने अपने प्रोग्राम में कहा, इन दिस कंसेंसस के कुछ CBMs जो हैं वो की तरफ से होने चाहिए। हुकूमत इज़ ऑलवेज इन अ पोजीशन कि हुकूमत कुछ दे सकती है, और फिर ऑब्वियसली रेसिप्रोकेशन जो है वो पीटीआई की जानिब से भी आनी चाहिए, ताकि हम इस स्टेलमेट की कैफियत से आगे निकलें। अतर काज़मी साहब, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। सलमान गनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और ब्रिगेड साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।